हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोग जान रहे हैं, जो बिहार पुलिस हो रहा है, बिहार पुलिस एग्ज़ाम जो होगा उसमें दोस्तों 30 नंबर का साइंस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 30 नंबर यानी विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आज से आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। पहले आपको फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, उसके बाद जो बचेगा अगर टाइम रहेगा तो फिर जीके जीएस आपको पूरा करवा देंगे। तो यानी 70 नंबर हम आपका कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो टाइम न वेस्ट करते हुए आइए सेशन को शुरू करते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में। ठीक है, देखिए साउंड से ही कुछ क्वेश्चन पूछता है कि पहले इसका परिभाषा देख लीजिए। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जिसकी उत्पत्ति अणुओं की गति के कारण होता है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है? कंपन है, और जिसकी उत्पत्ति कैसे होती है? अणुओं की गति के कारण होता है। उसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पूछता है क्वेश्चन, ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम, यानी बिना माध्यम के ध्वनि गति नहीं कर सकता है। ठीक है, बिना माध्यम के ध्वनि गति नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि को गमन करने के लिए यानी ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की गूंज उसके कानों पर कितने सेकंड तक रहता है या मस्तिष्क पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1/10 सेकंड कितना टाइम तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है मानव मस्तिष्क में। उसकी ध्वनि की गूंज कितना रहता है? 1/10 सेकंड। या तो ये दिया रहेगा ऑप्शन में, या तो 0.1 सेकंड दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग है। ठीक है, ध्वनि जो तरंग है किस प्रकार का तरंग? तो ध्यान रखिएगा ध्वनि तरंग वायु में, ध्यान रखिएगा अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग आपको जवाब देना है। तो ध्वनि तरंग वायु में अनुदैर्घ्य होता है। वायु में कैसा होता है? अनुदैर्घ्य होता है। और जबकि द्रव के सतह पर, ध्यान रखिएगा द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ होता है और द्रव के अंदर अनुदैर्घ्य होता है। ठीक है, द्रव के अंदर कैसा होता है? अनुदैर्घ्य होता है, तथा ठोस में अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होता है। ध्यान रखिएगा ध्वनि वायु में भी चलता है, ठीक है, द्रव में भी चलता है, यानी ठोस में भी चलता है। यानी ठोस में, द्रव में और गैस में हम कह सकते हैं ध्वनि का गमन तीनों में हो सकता है। और जब कब किसको क्या कहा जाता है ये वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला है कि आवृत्ति के आधार पर ध्वनियाँ। ठीक है, आवृत्ति के आधार पर ध्वनियाँ जो होती है दोस्तों ये 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर देख लीजिए तीनों के बारे में कि पहला होता है अपसर्व ध्वनि। कौन होता है? अपसर्व ध्वनि, यानी ये कितना होता है दोस्तों? 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को हम अपसर्व ध्वनि कहते हैं। यानी अपसर्व ध्वनि ऐसी ध्वनि होता है जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होता है जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो इसको कौन सुन सकता है? देखिए दोस्तों, इसको कुत्ता जो होगा उसको वो सुन सकता है, बिल्ली होगी, सांप होगी, और जो भूकंप की ध्वनि आती है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं? अपसर्व ध्वनि होती है। ठीक है, ये 20 हर्ट्ज से कम होता है। उसके बाद दूसरा होता है श्रव्य ध्वनि। ठीक है, श्रव्य ध्वनि का जो मान है कितना होता है? 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, उसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसको मनुष्य सुन सकते हैं, जो हम लोग सुनते हैं उसको कौन सी ध्वनि कहते हैं? श्रव्य ध्वनि कहते हैं। अगला है प्राश्रव्य ध्वनि। ठीक है, प्राश्रव्य ध्वनि वो ध्वनि होती है जिसमें 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो उसको हम क्या कहेंगे? प्राश्रव्य ध्वनि कहेंगे। दोस्तों इसको भी मनुष्य नहीं सुन सकता। इसको कौन सुन सकता है दोस्तों? चमगादड़, डॉल्फिन जो मछली होती है, ठीक है, ये सब प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए दोस्तों। प्राश्रव्य ध्वनि दाब वैद्युत प्रभाव के द्वारा उत्पन्न की जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्राश्रव्य ध्वनि को हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। तो प्राश्रव्य ध्वनि को दाब वैद्युत प्रभाव, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। ध्यान इसको आपको रखना है। ठीक है, अब देखिए ध्वनि के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है ध्वनि के लक्षण। तो ध्वनि के 3 लक्षण हैं। पहला होता है इसमें दोस्तों तीव्रता, इंटेंसिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके कारण क्या होता है? यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमी अथवा प्रबल सुनाई देती है। तो ध्वनि की तीव्रता के कारण हम पता कर सकते हैं या जान सकते हैं कि किसकी जो आवाज़ है वो तेज है या धीमी है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछता है जी ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। आपको दिया रहेगा ऑप्शन में कि ध्वनि की तीव्रता किस पे निर्भर करती है दोस्तों? आयाम पर निर्भर करती है। और ये किसके? देखिए अगर यहाँ पर लिखा है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। ठीक है, यानी जो आई है ये क्या है? आयाम है। ठीक है, आई क्या है दोस्तों? तीव्रता है, सॉरी आई क्या है? तीव्रता है। ए क्या है? आयाम है। यानी देखिए ए स्क्वायर है। ठीक है, यानी जब आयाम बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसकी तीव्रता भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो आपको यही ध्यान रखना है कि ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है
ध्वनि की तीव्रता का व्यापारिक मात्रक डेसिबल होता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? डेसिबल। अगर ध्वनि का मात्रक पूछ ले तब भी डेसिबल ही होता है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है, वैसे मेन रूप से ध्वनि की तीव्रता का होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे पूछ ले कि ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। अब इसको भी ध्यान रखें, जितने भी पॉइंट लिखे हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं होता। ध्यान रखिएगा, अगर 45 डेसिबल तक की ध्वनि है तो मनुष्य के कान के लिए वो हानिकारक नहीं होता, जबकि 95 से 100 डेसिबल तक, ठीक है, कहाँ से? 95 से 100 डेसिबल के बाद की ध्वनि, यानी 95 और 100 डेसिबल के बाद जो ध्वनि होगी वो कान के लिए क्या होगी? हानिकारक होगी। और किसके अनुसार दोस्तों? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या होता है? हानिकारक होता है। ठीक है, उसके बाद एक पूछता है कि फुसफुसाहट की आवृत्ति कितनी होती है, कितनी डेसिबल होता है दोस्तों? तो फुसफुसाहट में अगर 15 से 20 डेसिबल है, ठीक है, 15 से 20 डेसिबल की ध्वनि है तो उसको क्या बोलेंगे? फुसफुसाहट बोलेंगे। ठीक है, और साधारण बातचीत के में पूछता है तो 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि होती है, वो क्या होती है? साधारण बातचीत की होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, देखिए तो पहला लक्षण क्या हो गया दोस्तों? आप ये देख लिए कि तीव्रता होता है, उसके बाद दूसरा होता है तारत होता है। ठीक है, तारत यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है। ठीक है, तारत के द्वारा ही किसी की आवाज़ क्या होती है? पतली होती है, किसी की मोटी होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, तारत किसे कहेंगे, यानी इसके कारण हम बता सकते हैं किसकी ध्वनि मोटी है और किसकी क्या है? पतली है। अगला ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ध्वनि का जो तारत होता है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अभी आप पढ़े हैं जो इंटेंसिटी यानी तीव्रता होता है उसके आयाम पर निर्भर करता है, उसी तरह जो ध्वनि की तारत होता है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। लड़की की आवाज़, मच्छरों का भिनभिनाना आदि का तारत अधिक होता है, यानी जिसका तारत अधिक होगा उसका आवाज़ क्या होगा? पतला होगा, और जिसका तारत कम होगा उसका आवाज़ क्या होगा? मोटा होगा। तो जैसे लड़कों का आवाज़ होता है, शेर की दहाड़ होता है, मेढकों को टरटराना होता है, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे दोस्तों? ये तारत के हो जाएंगे। यानी जिसका तारत कम होता है उसका आवाज़ क्या होगा? मोटा होगा। ये ध्यान रखिएगा कि जिसका तारत कम होगा उसका आवाज़ मोटा होगा, और जिसका तारत अधिक होगा उसका आवाज़ क्या होगा? पतला होगा। चलिए देखते हैं अगला है दोस्तों, इसका तीसरा लक्षण होता है गुणता। ठीक है, अब इसमें गुणता क्या होता है? जब ध्वनि की तीव्रता और तारत दोनों समान रहने पर भी ध्वनि में अंतर कर पाना गुणता के कारण होता है। जैसे दो लड़कियां हैं, ठीक है, दोनों सिंगर है, दोनों एक सेम गा रही हैं, ठीक है, सेम तरीके से गा रहे हैं, तो फिर भी उनमें हम थोड़ा सा अंतर कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाता है? उसका गुणता कहलाता है। जैसे दो सिंगर गा रहे हैं, ठीक है, जैसे कुमार सानू हो गया, ठीक है, और उदित नारायण गा रहे हैं, तो दोनों में हम कैसे, दोनों तो है सिंगर है, दोनों पतली ही आवाज़ में गाएंगे, लेकिन क्या है, दोनों में अंतर किसके कारण कर पाएंगे? उसके गुणता के कारण। इसमें देख लीजिए इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? गायक की आवाज़ में अंतर कर पाना, परिचितों की आवाज़ में अंतर, विभिन्न वाद्य यंत्रों की आवाज़ में अंतर, गुणता के कारण अंतर। ठीक है, जैसे क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो अगर वो कैसे भाई लड़के, अगर कोई जैसे क्लास में 20 लड़के हैं तो 20 बोलेंगे, लेकिन फिर भी वो जान जाता है कि कौन बोला होगा, है ना। तो इसी गुण के कारण, गुणता के कारण वो पहचान जाता है कि फला लड़का बोला होगा। अगला है देखिए दोस्तों, अब ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, ध्वनि को वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ध्वनि के वेग को कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं, यानी ध्वनि का जो वेग है किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका पहला कि तापमान। ठीक है, क्या है? तापमान। तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है तथा तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ध्यान रखिएगा, यानी तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घट जाता है। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट तो पॉइंट यही याद रखना है कि तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है, घटने से घटता है। और दूसरा याद करना है, आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि का वेग तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। वर्गमूल मतलब अंडर रूट। ठीक है, ध्वनि का वेग तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है, अर्थात बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी होता है। ठीक है, अब ध्यान कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है? 61 सेमी प्रति सेकंड। ध्यान रखिए कितना बढ़ता है? 61 सेमी प्रति सेकंड, या यहाँ मीटर कर देगा, यहाँ गलती से सेंटीमीटर लिखा गया है दोस्तों, यहाँ मीटर होना चाहिए। ठीक है, या 0.61 मीटर पर सेकंड होना, यानी ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है? 61 सेमी प्रति सेकंड या 0.61 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगला है दोस्तों किस पे? दूसरा है कि गैसों के अणुभार पर। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? गैसों के अणुभार पर, यानी गैसों का अणुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता है और बढ़ने से बढ़ता है, यानी उल्टा प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
अणुभार जितना अधिक होगा उतना उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला लिखा है बी ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एम है। तो एम जहाँ क्या है, गैसों का अणुभार है। इसमें लिखा है कि सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। भाई इसका सबसे हल्की गैस कौन है, हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन का अणुभार क्या होगा, कम होगा। जब इसका अणुभार कम होगा, ये वाला जो कम हो जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। यानी जिसका दोस्तों अणुभार कम होगा उसमें ध्वनि का वेग क्या होगा, अधिक होगा। यानी गैसों का अणुभार उल्टा प्रभाव डालता है। ठीक है, अगला है आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता से क्या होता है, आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है तथा आर्द्रता के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ठीक है, यानी आर्द्रता जितना रहेगा उसमें ध्वनि का वेग उतना अधिक होगा, जहाँ पर आर्द्रता कम होगा ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चौथा पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, दाब के घटने बढ़ने से ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए यही 4 अभिलक्षण है, ध्वनि को याद करना है। यानी तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है, ठीक है, और आर्द्रता के बढ़ने पर बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, तापमान और आर्द्रता के बढ़ने पर बढ़ता है और घटने पे घटता है, और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और अणुभार के बढ़ने से घटता है। अणुभार के बढ़ने से क्या होता है, घटता है। बस यही 4 पॉइंट आपको याद रखना, और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें है कि कभी कभी पूछ लेता प्रतिध्वनि, जिसको हम क्या बोलते हैं, इको। तो किसी सतह से टकराकर ध्वनि का बार बार सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। ठीक है, किसी सतह से ध्वनि टकराकर बार बार हमें सुनाई देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इको। ठीक है, और ध्यान ये भी रखिएगा, प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर होता है। कितना होता है, 16.6 मीटर। अगर 16.6 मीटर नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पर 17 मीटर होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि प्रतिध्वनि को सुनने के लिए कितने दूरी होना चाहिए, तो लगभग कितना होना चाहिए, 17 मीटर या 16.6 मीटर। देखिए क्वेश्चन कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दोस्तों कुछ माध्यम हम लिखें, ज़्यादा नहीं लिखे क्योंकि यही 4 में से पूछता है। ठीक है, तो वायु में कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। सब देखिए टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद लोहा में होता है 5130 मीटर पर सेकंड होता है। कांच में 5640 मीटर पर सेकंड होता है। एल्युमिनियम में 6420 होता है। तो ध्यान इसमें ये रखना है लास्ट में तीनों में कि अगर ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में होता है, उससे कम कांच में, उससे कम क्या होता है, लोहा में। तो सबसे ज़्यादा अगर दिया रहेगा तो किस में होता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम नहीं दिया रहेगा तो कांच होगा, और कांच नहीं दिया रहेगा तो लोहा होगा। तो वायु में आप जान रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों जितने भी ध्वनि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम करवा दिए हैं। बस दोस्तों इसका न्यूमेरिकल से संबंधित एक वीडियो बना देंगे जिसमें न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।